हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। जाति व्यवस्था के अर्थ, विशेषताएं, परिभाषाओं के संबंध में हम लोग पहले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। आज जाति व्यवस्था से संबंधित भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। जाति व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख विद्वान जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकें दी हैं, तो हट्टन ने अपनी पुस्तक दी है कास्ट इन इंडिया। जी.एस. धुरिये की पुस्तक का नाम है कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया। मजूमदार की पुस्तक का नाम है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। नेस्फील्ड की पुस्तक का नाम है ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम। केतकर की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। अब्बे डुबुआ की पुस्तक है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। उपरोक्त विद्वानों ने जाति से संबंधित सिद्धांत अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत करे हैं। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन जो हुए हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो परिवर्तन के बारे में जानेंगे तो ब्राह्मणों की स्थिति नीचा होना। ब्राह्मणों की स्थिति पहले बहुत ऊंची मानी जाती थी, लेकिन आजकल ब्राह्मण हो या सामान्य व्यक्ति, मतलब ब्राह्मणों का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया। ब्राह्मणों की स्थिति में अब कोई वैसा महत्व नहीं है जैसा पुराने समय में रहता था। व्यक्ति के कर्म के आधार पर व्यक्ति को जाना और समझा जाता है। तो दूसरी हेडिंग है अस्पृश्य जाति का स्थान ऊंचा होना। अस्पृश्य जाति जो होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद जो जाति आती है वो अस्पृश्य जाति कहलाती है, जिसे समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है और समाज में उसके रहने का स्थान भी अलग होता है। तो अस्पृश्य जाति के लोग अगर ऊंचे पदों पर पहुंच जाते तो समाज में उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाने लगता है। तीसरी हेडिंग जो है आपकी वो है विवाह के संबंधों में परिवर्तन। विवाह में जो निषेध थे वो समाप्त हो गए हैं। विवाह के संबंधों में परिवर्तन आया है, जैसे कि पहले प्रेम विवाह का चलन नहीं था, अंतरजातीय विवाहों को मान्यता नहीं थी, विधवाओं का पुनर्विवाह सही नहीं माना जाता था, तलाक आदि के जो नियम थे वो कठोर थे, लेकिन अब इन सभी में परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विवाह के संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथी जो आपकी हेडिंग है यहाँ पर पेशे में चयन में स्वतंत्रता। पहले जैसा कि हमने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। उसी आधार पे इनके कार्य भी विभाजित है। लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहे उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वो कार्य सरलता से कर सकता है। व्यक्ति चाहे जिस जाति और धर्म का हो, अपनी इच्छा के आधार पर वह अपने व्यवसाय को कर सकता है। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पांचवी जो हेडिंग है आपकी भोजन तथा सहवास में परिवर्तन। सभी भोजनालयों में, सभी होटलों में सभी तरह के, सभी जाति के लोग भोजन बनाते हैं और लोग सभी के हाथों का बना हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है, तो ये भी संबंध में अब काफ़ी परिवर्तन आया है। और जो छठवीं हेडिंग है आपकी जातिवाद की भावना का विकास। जाति के लिए अनेक जाति संगठन बनाए गए हैं। जाति के लिए अनेक जाति संगठन बनाए गए हैं और जातिवाद की भावना से हमारा तात्पर्य ये है कि जातिवाद के कारण व्यक्ति को अपनी जाति को, मतलब जातिवाद का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अपनी ही जाति को महत्व दे, दूसरे की जाति को महत्व ना देकर अपनी ही जाति को महत्व दे। तो आज के समाज में हमें जातिवाद की भावना देखने को मिलती है। अगर राजनीति में कोई अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो अपने ही जाति के लोगों का चयन चाहता है कि अच्छे पदों पर हो। तो इस जगह हमको जातिवाद की भावना भी देखने को मिलती है। अगली हेडिंग है स्त्री की स्थिति में परिवर्तन। स्त्री जाति के बंधन तोड़कर ऊपर उठी है और नए नए पद उसने सृजन किए हैं। आप आज देखते होंगे, आप बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, हर पद पर महिलाएं विराजमान हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि आज की समाज में स्त्री की स्थिति में परिवर्तन आया है। अब अगला जो है आपका परिवर्तन के लिए कारण कौन कौन से उत्तरदायी हैं, मतलब किन परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए किन कारणों से, क्या रीज़न रहे हैं जिनके कारण ये परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए, औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, लौकिकीकरण हो गया, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव हो गया, सुधार आंदोलन हो गए, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि, स्वतंत्रता आंदोलन और संवैधानिक कानून।
इन सभी के कारण ये चीज़ें संभव हो पाई है। तो देखिए, औद्योगिकरण के संबंध में हम लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण जो है शहरों में बड़े बड़े कारखानों में लोग मिलजुल कर काम करने लगे। जिसमें मिलजुल कर जब काम करते थे तो उसमें सभी जाति के लोग होते थे, इसलिए उनमें प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न हुई। इस कारण से भी परिवर्तन आए। नगरीकरण में गांव से उद्योगों के कारण जब गांव में लोग कार्य करते थे तो उन्हें उद्योगों की तलाश में शहर जाना पड़ता। तो जब वो शहर गए तो वहाँ लोग नगरों में आकर रहने लगे, तो उनकी अज्ञानता और रूढ़िवादिता जो है समाप्त हो गई। लौकिकरण का मतलब है धर्म के प्रभाव में कमी आना और विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाने लगना। तो आज के समाज में आप देखते होंगे कि विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, धर्म के प्रभाव में कमी आई है। तो इस कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजों के आने के पहले केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसका प्रभाव हमारी जाति व्यवस्था पर पड़ा और इसमें भी परिवर्तन आना चालू हो गया। फिर जो आपकी अगली हेडिंग है वो है सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, राजा राम मोहन राय के प्रयास से स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करी। फिर रामकृष्ण मिशन हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई। इनके द्वारा जो है समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे, जिससे कि जाति व्यवस्था के जो बंधन थे वो ढीले हुए। जैसे संत तुकाराम, नामदेव, कबीर, नानक आदि ने भी जाति व्यवस्था पर कड़े प्रहार किए। ये सुधार आंदोलनों से भी समाज में जाति व्यवस्था संबंधी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर जो आपकी अगली हेडिंग है यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि। तो यातायात के साथ साथ संचार के साधनों के कारण जो लोग दूर रहते थे उनके साथ भी संपर्क बनाना सरल हो गया। इससे छुआछूत की भावना कम हुई, समानता के भाव बढ़े। ठीक है, तो इस कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए। फिर अगली जो हेडिंग है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी जाति के लोग जो थे वो मिलजुल कर उन्होंने भाग लिया था। इससे प्रेम और सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना का विकास हुआ और जाति के संबंधों में शिथिलता आई। ठीक है। संवैधानिक कानून जैसे कुछ संविधान के द्वारा ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने जाति व्यवस्था के बंधनों को ढीला कर दिया। तो ऐसे कानून कौन कौन से हैं? तो जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 का, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में। इनके द्वारा क्या हुआ? इनके द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया और विवाह के स्वरूपों को मान्यता दी गई। इस तरीके के जो नियम हैं वो बनाए गए, जिससे भी जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हुए। कुछ अनुच्छेद आपके भारतीय संविधान जैसे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, मतलब सभी जाति के लोगों को मंदिरों में और कुओं में, तालाबों में प्रवेश करने की अनुमति मिली। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताता है। इस प्रकार से जो संवैधानिक कानून बने उससे भी समाज में जाति संबंधी जो है वो परिवर्तन हुए। जाति के स्थान पर धन को महत्व दिया जाने लगा। प्राचीन समय में देखा जाता है कि जाति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज के समय में धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। धन का मतलब ये है कि जैसे जो व्यक्ति के पास अगर वो निम्न जाति का है, वो धनी है, तो समाज उसको सम्मानित दृष्टि से देखता है। जजमानी प्रथा का अंत। जजमानी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें लोग जाति संबंधी जिसमें लोग जाति से संबंधित नियमों का पालन करते थे। और ये एक तरीके से कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जजमानी प्रथा के कारण जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान होती थी, लेकिन अब जजमानी प्रथा भी देखने को नहीं मिलती है। इस कारण इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जाति उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत के बारे में। तो जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग आधार पर प्रस्तुत किए हैं। तो जाति से संबंधित सिद्धांत में कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे कि परंपरावादी सिद्धांत या पारंपरिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत है आपका ब्राह्मणवादी सिद्धांत। इसे ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं।
तीसरा सिद्धांत है आपका प्रजातीय सिद्धांत। चौथा है व्यावसायिक सिद्धांत। पांचवा है केतकर का सिद्धांत। और छठवां है आपका माना का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग विद्वानों ने इन सिद्धांतों के विषय में बताया है। कभी कभी सिद्धांत देकर उसके पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसने बताया है, तब इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो परंपरावादी जो सिद्धांत है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत को पुराने ग्रंथों का समर्थन प्राप्त है। ये सिद्धांत को पुराने मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर हिंदू समाज को अलौकिक शक्ति या रहस्यवाद के सिद्धांत के आधार पर माना गया है। प्रत्येक घटना को ईश्वर और धर्म के आधार पर समझा जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, स्मृति आदि को महत्व प्रदान किया गया। तो परंपरावादी सिद्धांत में पुराने ग्रंथों को महत्व दिया गया। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्राचीन हमारे ग्रंथ ही माने जाते हैं। तो इस परंपरावादी सिद्धांत में आपके जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत में 4 वर्णों की संस्करणात्मक व्यवस्था की व्याख्या की गई है और इन 4 वर्णों को ही 4 जातियाँ माना गया है। जाति व्यवस्था के 2 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। जैसे 4 प्रकार की आपकी जो जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें भी 2 प्रकार के कार्यों में बांटा गया है इनको। एक थे सामान्य कार्य और दूसरे थे असामान्य प्रकार के कार्य। सामान्य प्रकार के कार्य वो कार्य होते थे जिनके लिए लोगों को विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे शूद्रों का कार्य होता था तीनों वर्णों की सेवा करना, तो और सेवा करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या कुशलता की आवश्यकता नहीं होती थी, तो शूद्रों को सामान्य प्रकार के कार्य दिए गए। और असामान्य प्रकार के कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिए गए, जिसके लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता होती थी। और इसके लिए ये मान के चलिए उस समय इसके लिए लोग मतलब इसको अपने वंशानुगत क्रम के आधार पर सीखते थे और उसे आगे फॉलो करते थे। फिर दूसरा जो सिद्धांत है आपका ब्राह्मणवादी सिद्धांत, इसे ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे अब्बे डुबुआ। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति व विकास ब्राह्मणों के द्वारा की गई चतुर योजना थी। ऐसा माना जाता है कि जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों की चतुर योजना का ही प्रतिफल है। इसके द्वारा वे अपनी सत्ता को बनाए रखे हुए हैं। मतलब उन्होंने सिद्धांत इसलिए बनाया ताकि उनकी सत्ता कायम रहे और वो हमेशा ऊंचे बने रहें। वह खान पान में, विवाह में और सामाजिक संबंधों में कुछ प्रतिबंध स्थापित किए हुए थे। स्वयं को ग्रंथों में ऊंचा पद प्रदान किया, विशेष अधिकार दिए और अन्य सभी को निम्न स्थान दिया। मतलब अन्य जातियों को निम्न स्थान दिया और स्वयं को ऊंचा स्थान दिया। धुरिये भी आपके इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। तो इस सिद्धांत के आपके समर्थक अगर पूछे जाएं तो अब्बे डुबुआ और धुरिये दोनों ही माने जाते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका तात्पर्य प्रजातियों से ही है। तो हर्बर्ट रिजले जो थे इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और 1901 के जनगणना आयुक्त थे। इस सिद्धांत का संबंध संस्कृतियों में संघर्ष और प्रजातीय संपर्क से भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत में ये कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं इसको। इस सिद्धांत में विभिन्न संस्कृतियों में संघर्ष और प्रजातीय संपर्क से भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे और यहाँ के मूल निवासी जो थे वो द्रविड़ थे। ठीक है, तो आर्य लोग आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों से युद्ध किया जिसमें उन्होंने द्रविड़ों को हराया। तो ये करते क्या थे, जब द्रविड़ लोग हार जाते थे ये अपने साथ स्त्रियां लेके नहीं आए थे। आर्य लोग जब मध्य एशिया से यहाँ पर आए तो अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे और ये द्रविड़ों की स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। ठीक है, लेकिन आर्य लोग पितृवंशी और ये लोग मातृवंशी थे। आर्यों को पराजित करके स्त्री के साथ वो विवाह कर लेते थे, लेकिन वो अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्रों के साथ नहीं, मतलब आर्य लोग अपनी पुत्री का विवाह द्रविड़ों की
पुत्रों के साथ नहीं करते थे। अगर इस प्रकार का कोई विवाह होता था तो उससे जो संतान उत्पन्न होती थी उसे चंडाल की संज्ञा दी जाती थी। दोनों समूहों के मिलने से प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना का जन्म से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। जब दोनों समूह आर्य और द्रविड़ मिले, इसी से प्रजातियों में जो श्रेष्ठता की भावना का जन्म से ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक थे वो आपके हर्बर्ट रिजले माने जाते हैं। फिर उसके बाद है व्यावसायिक सिद्धांत। जो व्यावसायिक सिद्धांत है इसको नेस्फील्ड ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम है ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम। व्यवसाय उन्होंने बताया, एक उनकी छोटी सी डेफिनेशन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। ये परिभाषा आपकी नेस्फील्ड ने दी। नेस्फील्ड और डेंजिल डोबर्टसन के अनुसार व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने व्यवसाय को ही महत्वपूर्ण माना और बताया कि व्यवसाय से ही जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। इन्होंने कहा वंशानुक्रम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यवसाय किए जाते थे, जो एक पेशे को लंबे समय तक करते रहते थे, जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक संघों का जन्म होता था और धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाते थे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए केतकर ने भी अपना सिद्धांत दिया। केतकर का जो सिद्धांत है उसे उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जाति की उत्पत्ति प्रारंभिक जनजातियों और मनुष्यों के मनोवैज्ञानिक और पक्षपाती प्रगतियों पर आधारित है। इनके अनुसार जाति विकसित जनजाति है या परिवर्तित वर्ग है। जाति की विशेषताओं का विश्लेषण करना चाहिए। वंशानुगत पेशे व खान पान पर प्रतिबंधों को भी इन्होंने महत्व दिया। मतलब जो वंशानुगत पेशे थे और जो खान पान पर प्रतिबंध थे वो उन्होंने कहा जाति व्यवस्था के लिए आवश्यक है, उनको बनाकर रखना चाहिए। तो केतकर के सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केतकर ने अपने सिद्धांत में कुछ और बातें भी बताई जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, लेकिन मैं उसे बता देती हूँ। केतकर प्रत्येक विशेषता को मनोवैज्ञानिक पक्ष की व्याख्या करते थे। उन्होंने कहा, उदाहरण जैसे मान लीजिए अंतर्विवाह चलन क्यों आया। अंतर्विवाह चलन क्यों आया, मतलब अपनी ही जाति में विवाह का चलन क्यों आया, इसलिए आया। उन्होंने इसके लिए 2-3 पॉइंट बताए कि अपने समूह के सदस्य के प्रति प्रेम की भावना के कारण आया, रक्त की शुद्धता बनी रहे इसलिए आया, समाज में संतुलन बना रहे इसलिए आया। मनोवैज्ञानिक आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया। ठीक है। उसके बाद हट्टन का जो सिद्धांत है उसे माना का सिद्धांत भी कहा जाता है और माना को एक रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति माना जाता है। हट्टन की पुस्तक का नाम कास्ट इन इंडिया है। अधिकतर एग्जाम में से पूछा जाता है और ये रहस्यमयी शक्ति जो है माना, ये व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थानों से जुड़ी है। ये जो व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों से जुड़ी हुई है। माना से बचने के लिए खान पान, अंतर्विवाह है और संबंधों में निषेध होता था। माना को मानने वाले अपरिचित लोगों के स्पर्श से डरते थे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने जाति के संबंधित सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।